इन 6 रीजंस की वजह से एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और अचानक से बदल जाता है। सबसे पहली वजह ये होती है कि जब उसको लगे कि वो अपनी वाइफ को इंप्रेस नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ के लिए हीरो नहीं बन सकता और अपनी वाइफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं ले सकता। यानी जब वाइफ की तरफ से कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हो, यानी अप्रोक्सीमेटली हर 10 में से 8 बातें जब कंप्लेन हो, तो वहां पे हस्बैंड को लगता है कि मेरा अब एफर्ट पुट करना, मेरा अब एक्स्ट्रा टाइम देना जॉब पे, मेरा अब फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर हैंडल करना, मेरा अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना किसी भी खाते में नहीं जाएगा और इसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंप्लेन वाइफ की तरफ से क्या होती है, बच्चों को लेके ज़्यादा कंप्लेन होती है, बच्चों के मसले ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, यानी हस्बैंड के ऊपर फोकस कम और बच्चों के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा, यानी बच्चों को ज़्यादा फोकिया देना और हस्बैंड को कम फोकिया देना, इवन इन लॉज को ज़्यादा फोकिया देना और हस्बैंड को कम फोकिया देना, और इवन अपने किसी ऐसे मामले के ऊपर कि जिसमें हम म्यूचुअली चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे भी हस्बैंड को किसी एक बात के ऊपर टोकते रहना या उसको ये कहते रहना कि आपने ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था, आपने तो उस मौके पे आपको ये करना चाहिए था। यानी पास्ट का जिक्र बहुत ज़्यादा करना और प्रेजेंट में भी नाखुशी जाहिर करना, कि तमाम चीज़ें हस्बैंड के माइंड में रहती हैं और उसको लगता है कि मैं इतना जब सब कुछ कर रहा हूं तो एटलीस्ट आई डिजर्व 1 सेंटेंस ऑफ एप्रिसिएशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वाइफ की ही गलती होती है, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने हस्बैंड के नेगेटिव रोल के ऊपर भी बात की है कि उनकी तरफ से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको नहीं होना चाहिए और किस तरह से हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो के अंदर हमने इंप्रूवमेंट की बात की है, रिलेशनशिप को जोड़ने की बात की है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है कि एक हस्बैंड का पर्सपेक्टिव सामने रखा जाए कि उसके माइंड में उस वक्त क्या सोचें आ रही होती हैं, और मेरा इन तमाम चीज़ों से एग्री करना डिसएग्री करना उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि उसके माइंड में क्या सोचें आती हैं और हम उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि जब उसको लगता है कि वो आपको इंप्रेस नहीं कर सकता अभी, उसको वहां पे लेस कंट्रोल फील होता है, उसको ये फील होता है कि जैसे कि उसकी ये तमाम एफर्ट्स जो हैं वो नोटिस नहीं की जा रही। सो फिर वो एफर्ट करना भी कम कर देता है और उसको लगता है कि जब मेरी अच्छे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा तो फिर मैं एफर्ट क्यों करूं। और ये अमूमन शादी के स्टार्ट में ये होता है, यानी शादी के स्टार्ट में उसको एक मोटिवेशन होती है कि उसने तमाम चीज़ें करनी है अपनी वाइफ के लिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ये देखता है कि अच्छा इसका रिजल्ट वो नहीं निकल रहा या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करना बंद कर देता है। सेकेंड वजह ये होती है कि जब हस्बैंड को यूं महसूस होता है कि शायद उसने अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना, जब उसने सोसाइटी से सीखा होता है और ख़ुद उसकी अपने भी सोच ही होती है कि अगर मैंने अपने इमोशंस शेयर किए, अगर मैंने ये शो करवाया कि हाउ मच आई मिस यू, तो शायद इससे मैं कमज़ोर दिखूंगा अपनी वाइफ को। और उसको लगता है कि एक मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे या वो आई लव यू कहे, और वो अपने माइंड में बस यही बना के बैठा होता है कि मैंने स्ट्रॉन्ग दिखना है अपनी वाइफ के सामने और मैंने ये नज़र उसको आना है कि मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी रखता हूँ, और एक जो मैस्कुलिन एनर्जी रखने वाला बंदा होता है वो इजीली एक्सप्रेस नहीं करता अपने इमोशंस को। सो जब वो ये समझ लेता है तो फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट करता है, बट उसको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि इससे वाइफ पर कितना बुरा असर पड़ता है। थर्ड रीजन ये होती है कि जब उसको ये महसूस हो कि मेरी वाइफ के साथ ताल्लुक है ये बैलेंस पर मबनी नहीं है, यानी इसमें पावर इम्बैलेंस है, उसको लगता है कि वाइफ उस पर ज़्यादा डोमिनेंट है, वाइफ चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और उसकी राय अहमियत नहीं रखती। मतलब अगर वो कहता है कि ये काम इस तरह से करना है तो वाइफ कहती है नहीं आपको इतना नहीं पता, कि काम मुझे पता है कि कैसे करना है। या वाइफ उसको कोई भी फैसला लेते हुए भी टोकती है और कहती है कि आपने ये जो फैसला अब ले लिया है ये आपने गलत फैसला लिया और आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। तो यानी उसके एक फैसले के ऊपर भी क्रिटिसाइज करना, इससे भी उसको लगता है कि मैं आज़ादी मेरे पास नहीं है या मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस को लेकर भी बाउंड हूँ। तो ये चीज़ भी हस्बैंड को बहुत फील होती है और वो ये महसूस करता है कि शायद मेरी वाइफ को मेरे पे यकीन नहीं है, शायद मेरी वाइफ को मेरी सैनिटी पर यकीन नहीं है और मैं अब शायद इसको इम्प्रेस नहीं कर सकूंगा और ये मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज करती रहती है। तो इस बिना पर भी वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और उसके माइंड में यही होता है कि मैं अब इससे बात ही उस तरह से नहीं करूंगा या इससे मैं हर चीज़ शेयर ही नहीं करूंगा, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयरिंग करना भी कम कर देता है और वो फिर अपनी छुपा के कुछ फैसले अगर करने होते हैं तो वो छुपा के फैसले करता है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिडन कर रहा होता है। और वाइफ को यूँ लगता है कि शायद
हस्बैंड अंडर द कंट्रोल है, बट हस्बैंड क्या करता है कि हस्बैंड उसे चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर देता है और हिडन अपनी एक सारी लाइफ बना लेता है। उसकी एक हिडन दुनिया होती है जिससे कि वाइफ ना वाकिफ होती है, और फिर एक दिन जब वाइफ को उस दुनिया के बारे में पता चलता है तो वाइफ के लिए वो दुनिया बहुत शॉकिंग होती है, और तब रिग्रेट होता है कि मैं हस्बैंड को लेके साथ चलती और हम दोनों एक बैलेंस कायम करते। और यहाँ पे हस्बैंड को भी ये चाहिए होता है कि वो जब ये देखता है कि पावर इम्बैलेंस है तो वहाँ पे वो हेल्दी वे में डिस्कस करे, रादर देन कि वो एक हिडन दुनिया बनाए और वो खुद से तमाम फैसले करना स्टार्ट करे। क्योंकि हमेशा मैरिज वही सक्सेसफुल होती है जिसमें हार्मनी होती है, जिसमें म्यूचुअल डिस्कशन शामिल होती है, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट शामिल होती है, और जिसमें आप अपने पार्टनर की राय को अहमियत भी देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वाइफ की राय को अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैसला हो फिर वो म्यूचुअली उसमें डिसीजंस भी इन्वॉल्व हों, और उसमें समटाइम्स आप अपने पार्टनर को एक एज भी देते हैं और आप उसको भी फैसला करने देते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं कि जो वो फैसला करेगा वो अच्छा फैसला करेगा। और चौथे नंबर पे जो रीजन होती है हस्बैंड के इग्नोर करने की, वो समटाइम्स फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस भी होता है। लाइक देख देख के, इवन अपनी फैमिली को भी देख देख के यूं उसको महसूस होता है कि मेरा फ्रेंड देखो अपनी वाइफ के साथ किस तरह से डील करता है, मेरी फैमिली में देखें ये लोग किस तरह से अपनी वाइफ के साथ डील करते हैं, तो मैंने भी उसी तरह से डील करना है। तो वो जो हस्बैंड है कहीं ना कहीं वो किसी कपल को आइडियलाइज कर रहा होता है, और वो भी अपने माजी की वजह से कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है और वो सोचता ही है कि मैंने इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो वो एक ख़ास तरीके से, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर कोई कपल है जिसमें एक जो है वो डोमिनेंट है और एक सबमिसिव है, या उसमें एक का स्टाइल डिसमिसिव अवॉइडेंट है और एक का स्टाइल एंग्शियस है, तो अगर तो हस्बैंड डिसमिसिव अवॉइडेंट कपल को आइडियलाइज कर रहा है, यानी जिसमें हस्बैंड का अटैचमेंट स्टाइल डिसमिसिव अवॉइडेंट है, तो वहां पे फिर अगर वो उस चीज को आइडियलाइज करेगा तो वो खुद भी आपके साथ फिर डिसमिसिव अवॉइडेंट के लिहाज से चलेगा, और वो फिर आपको उस तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस वहां पे क्लेम करेगा। और ये भी एक हेल्दी वे नहीं है हस्बैंड का, मैं आपको बताऊं। यानी यहाँ पे हस्बैंड को ये चाहिए कि वो अपने इस अटैचमेंट स्टाइल को देखे कि उसका अटैचमेंट स्टाइल किस तरह का बनता चला जा रहा है। क्योंकि अगर उसको ये महसूस होता है कि वो अपनी वाइफ के करीब आके उसकी आज़ादी छिन जाती है, तो उसको सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर फोकस करना है, और लाजमी फोकस करना है। क्योंकि अगर उसने यहाँ पे फोकस ना किया तो फिर एक वक्त आता है कि जब हस्बैंड भी रिग्रेट करता है कि वो एक वक्त था कि जब मेरी वाइफ मेरी कदर कर रही थी और अब उसका टोटली ऑपोजिट है। और हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं काउंसलिंग के कि जहां पे वो कहते हैं कि स्टार्ट में तो सब कुछ ठीक था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बहुत खराब होना स्टार्ट हो गई। और फिफ्थ नंबर पे अक्सर मर्दों के माइंड में ये भी चीज शामिल होती है कि मैं अपनी वाइफ पर चीट कर सकूं, यानी उनको ये महसूस होता है कि मैं अपनी वाइफ को जब चीट करूंगा तो मेरी वाइफ को पता नहीं चले। और शायद ये बहुत अच्छी बात कि मैं अपनी एक दूसरी दुनिया बसा लेता हूं और एक दूसरी दुनिया गुजार, और अगर मेरी वाइफ को पता चल भी गया तो मैं तब उसको गैस लाइट कर दूंगा। मैं तब कह दूंगा कि हर मर्द इसी तरह करता है, मैरिज में कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं तुम्हारे फाइनेंसिस पूरे कर तो रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो इसके साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, मेरी तो सिर्फ ये दोस्त है, मेरी तो सिर्फ ये कोलीग है। तो इस तरह से लाइक हस्बैंड ने पूरी एक प्लानिंग की होती है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं ये कह दूंगा। तो इसलिए जब वो किसी अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होता है तो तभी वो आपको इग्नोर करता है, और उसके लिए फिर वही जो शख्स है, जो कि अब तीसरा शख्स है, वो अब एक दुनिया बना होता है उसके लिए। बट और ये भी जो दुनिया बना हुआ है, ये इसकी बेसिस भी इसी बात के ऊपर है कि हस्बैंड को कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन चाहिए, और वो वैलिडेशन ये चाहिए कि मैं एक सुपीरियर इंसान हूं। खासतौर पे अगर हस्बैंड के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं तो उसके माइंड में यही होगा कि अगर ये थर्ड लड़की जो कि जिंदगी में शामिल हो गई है, अगर ये मेरी तारीफ करती है, ये मुझे एडमायर करती है और ये मेरी ईगो को बूस्ट करती है, तो क्या बात है। तो फिर क्या करता है, वो उस लड़की को चेस करना भी स्टार्ट कर देता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर है तो वहां पे आपको पावर इम्बैलेंस भी नजर आएगा। वहां पे आपको ये भी महसूस होगा कि हस्बैंड का वहां पे रोल चेजिंग वाला है। यानी ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड, अक्सर की मैं बात करूं, ऐसा हर मुमकिन नहीं है कि केस के अंदर हो, हर 100 में से 100 केसेस में इसी तरह हो। ज्यादातर के अंदर ये होगा कि हस्बैंड अगर किसी अफेयर के अंदर इन्वॉल्व है तो फिर वो उस लड़की को चेज कर रहा है। तो वो जो चेजिंग का एलिमेंट है वो वहां पे ही आता है जहां पे हस्बैंड वैलिडेशन सीख कर रहा होता है, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए देख रहा होता है कि मैं इस लड़की की तवज्जो हासिल कर लूं।
मैं इस लड़की को वापस हासिल कर लूँ, या इस लड़की के पास तो और भी बहुत से ऑप्शंस हैं और भी बहुत से अफेयर्स हैं इस लड़की के, तो मैं भी उस रेस में शामिल हो जाता हूँ। तो वहाँ पे भी हस्बैंड की फिर जब अटेंशन होती है तो वो अपनी वाइफ को इग्नोर करता है। और छठी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब उसको महसूस होता है कि उसकी वाइफ के साथ ताल्लुकात अब ठीक नहीं हो सकते, मतलब जब वो गिव अप कर देता है रिलेशनशिप के अंदर, उसको लगता है कि जितने भी इश्यूज रहे हैं उसकी वाइफ के साथ वो सोल्वेबल हैं ही नहीं। जबकि इससे मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि सोल्वेबल होते हैं और अगर उनको डिस्कस कर लिया जाए तो एक अच्छा रेजोल्यूशन उसका निकल सकता है। मगर जब हस्बैंड अपने माइंड में बिठा ले कि ये चीज़ें सोल्वेबल है ही नहीं और इसके ऊपर डिस्कस करना कोई भी फ्रूट मुझे नहीं मिलेगा, इसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो वहां पे फिर हस्बैंड इग्नोर करता चला जा रहा होता है। सो अगर तो ये सारी रीजंस हैं आपके हस्बैंड के इग्नोर करने की, और टॉप कुछ यही रीजंस होती हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर तो आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो वहां पे कंप्लेंट्स को कम करके ग्रेजुअली आप कम करें, क्योंकि अचानक से आपसे कम नहीं होगा और ये आदत भी अचानक से जाती नहीं है कंप्लेंट्स करने वाली। तो ग्रेजुअली कंप्लेंट्स को कम करके हस्बैंड की तारीफ करना स्टार्ट करें, उसकी सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करें और सिर्फ एक जुमला बोल के देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। वो शायद तब शर्मा जाए, तब वो शाय फील करे, तब उसको ये लगे कि शायद ये पता नहीं मजाक कर रही है मेरे साथ, क्या हुआ, क्योंकि उसके लिए उसको तो ये आदत ही नहीं है ना इस चीज की। और आपको भी शर्म आती है, अक्सर मैंने देखा है कि वाइफ को भी शर्म आती है अपने हस्बैंड की तारीफ करते हुए, क्योंकि उसको लगता है कि ये शायद कोई फिल्मी एक डायलॉग है या ये एक अनरियल चीज है। तो जबकि अगर आप उससे कंप्लेन कर सकती हैं तो आप उसकी तारीफ भी कर सकती हैं। सेकंड, आपको उससे उसकी ओपिनियन भी मांगनी है, आपको उससे कोई हेल्प मांगनी है। आपने उसको ये फील करवाना है कि जैसे कि वो अभी भी आपके किसी काम आ सकता है, वो अभी भी आपकी कोई हेल्प कर सकता है। इससे उसको बहुत खुशी होगी और उसको यूं लगेगा कि वो अभी भी आपकी जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसमें अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उसमें हस्बैंड को यूं लगता है कि प्रॉब्लम्स अब सॉल्व नहीं हो सकती जो उसके और आपके दरमियान है, तो उस पर भी बात की जा सकती है, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और हमारा फिर फोकस एक्स्ट्रा मैरिटल पे ये नहीं होता कि जिस लड़की के साथ उनका अफेयर है उस लड़की को हमने उनकी जिंदगी से निकालना है। हमारा फोकस होता है अपने और हस्बैंड के रिश्ते को ठीक करने। उसमें ये देखना होता है कि अगर ये क्रोनिक उनका इशू है तो इसके ऊपर हम बात करते हैं उससे, और हम उनको गैस लाइट करने की इजाजत नहीं देंगे, हम उनको गिल्ट ट्रिप करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी हस्बैंड आपको ये अगर कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या वो आपको कहते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वहां पे हम उनको कन्फ्रंट करेंगे। और कन्फ्रंट भी हम उनको इस अंदाज में करेंगे कि जिससे कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों, जिसमें हम आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम उनसे टॉपिक के ऊपर बात करने को कहेंगे, जिसपे हम ज़्यादा फोकस रीजंस के ऊपर करने की बजाय कि क्यों इसने मुझे चीट किया, इसलिए किया होगा, क्योंकि हम अपने माइंड में भी सिनेरियोस बनाते हैं ना। हमें लगता है कि जिस लड़की के साथ उनका अफेयर है शायद वो लड़की बहुत खूबसूरत है, इस वजह से उन्होंने चीट किया, जबकि इन एक्चुअल खूबसूरती का वहाँ पे एक एलिमेंट थोड़ा बहुत होता है, मगर उससे ज़्यादा एलिमेंट ये होता है कि बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होती है। तो वही बॉन्डिंग आपकी भी हस्बैंड के साथ स्ट्रांग हो सकती है। और डेफिनेटली उसके अंदर बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो कि रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं। हस्बैंड का अगर कहीं और अफेयर है तो वो रीबाउंड के ज़माने में भी समटाइम्स आता है। तो वो जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं वो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स होते हैं, और हमारा फोकस उस पर फिर ये होना चाहिए कि हम ये ना समझें कि अब हमारी मैरिज ओवर हो गई है। हम वहाँ पे उनकी उस चीटिंग को कन्फ्रंट करते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं और उस पर हम अपनी वैल्यू के ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं करते, मगर साथ ही साथ हम अपनी बात को कन्वे करना भी सीखते हैं कि मैंने अब किस तरह से इस मुद्दे के ऊपर अब बात करनी है। और अगर हस्बैंड को लगता है कि अब उनके और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो वहां पे भी आपको ये उनको कन्वे करना है कि ये जितने भी मसले हैं इनके बारे में आप सोच रही हैं और ये मसले बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि जब आपके और आपके हस्बैंड की एक जिंदगी चल रही होती है तो फिर हस्बैंड भी उसके बारे में बात करना छोड़ देता है और वाइफ भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, और दोनों फिर आपस में प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं करते, और फिर उनकी जिंदगी बहुत बोरिंग गुजरती है और वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर भी नहीं करते और वल्नरेबल भी नहीं होते। तो वहां पे आपने ये मैसेज कन्वे करना है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जा सकती है, एंड डेफिनेटली आई एम ऑल ईयर्स, और मैं आपकी बात को सुनती हूँ और हम इन प्रॉब्लम्स के ऊपर मिलकर बैठते हैं, किसी काउंसलर से मशवरा कर लेते हैं। तो अगर आपके इस तरह के इश्यूज हैं जिनको आपने डिस्कस करना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस प्लान कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट।